बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी लोगों के दिमाग में है कि एग्जाम्स कब होंगे, कोविड से निजात कब मिलेगी। तो एग्जाम को लेकर काफी सारे अपडेशंस हैं। मैं आप लोगों को अनऑफिशियल अपडेशंस बता रहा हूं। अनऑफिशियल बच्चों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अगर आप नेलेट की ऑफिशियल साइट चेक करें तो इसमें कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। लास्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिर्फ इतना आया था कि आप लोग अपने सर्टिफिकेट को इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई मतलब का नोटिफिकेशन नहीं है। उसके पहले कुछ आया था कि साइट में 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक मेंटेनेंस चल रहा है। और उसके पहले एक आया था कि आप लोगों के डीएलसी एग्जाम्स अगस्त के पोस्टपोन्ड हो गए, जिनके बारे में मैंने इस नोटिफिकेशन के पहले ही डिक्लेरेशन दे दिया था। अब बच्चों कुछ एक और भी बड़े नोटिफिकेशंस में सबसे पहले ट्रिपल सी के बारे में समझ लीजिए। ट्रिपल सी का जो एग्जाम जो अब लोगों का या इस समय एक्सपेक्टेड था, जो सितंबर में लगभग 5 तारीख के आसपास होना था, वो एग्जाम भी कैंसिल हो गया है। इस बार याद रखिएगा सितंबर के इनिशियली यानी कि शुरुआती सप्ताह में एग्जाम नहीं होंगे। ये नेलेट ने क्लेरिफाई कर दिया है, मेरी बात हुई है सर से। तो उन्होंने ये बताया कि जो इनिशियली अपने टाइम पे होते थे एग्जाम्स वो अभी नहीं होंगे। हाँ, पोस्टपोन्ड होकर मंथ के लास्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं मेंशन की है। एक चीज और आपको बता दें, मैंने तो पर्सनली बात नहीं की है, लेकिन एक स्टूडेंट ने बात की है ओ लेवल के एग्जामिनेशन विंग में, और उन्होंने भी कहा है कि ओ लेवल के एग्जाम्स हैं वो ऑन टाइम नहीं हो पाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ओ लेवल के एग्जाम्स जो कि 12 सितंबर से होने थे वो ऑन टाइम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड वाइड या यूं कहिए कि पूरे सेंटर इंटरनेशनली और नेशनली बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वैसे तो सेंटर मार्क कर दिए गए थे, यहां तक कि काफी सारे सेंटर्स उन्होंने मार्क कर दिए, सेंटर लेटर भी आ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन लगभग 5 सितंबर के आसपास होगी। लेकिन मेरे को जहां तक कि किसी ने सजेस्ट किया या उसने बताया, उसने मेरे को ये बताया कि उसने अपने लेडेड सेल में जाके बात की है और उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि ओ लेवल के एग्जाम्स ऑन टाइम नहीं है, ये पोस्टपोन्ड होने हैं। ट्रिपल सी का तो पोस्टपोन्ड है, ये मेरी पर्सनली बात हुई है। तो बच्चों ये तो एक मेजर आप लोगों के लिए अपडेशंस था। तो कुछ के लिए अच्छा भी है। अच्छा उनके लिए है जिन लोगों ने ट्रिपल सी अभी अभी हालिया ज्वाइन किया था, जिन लोगों को सितंबर में एग्जाम देने थे और अब उनके पास टाइम हो गया है। हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही हैं ट्रिपल सी और यूपीपीसीएल की। अब आप लोगों का बैच ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर पाएगा, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। ओ लेवल के भी लिए बढ़िया है। ओ लेवल वालों में वैसे तो ये जुलाई से पोस्टपोन्ड होते होते सितंबर में आ गया था, लेकिन सितंबर में बड़े चांसेस थे इसके ओ लेवल के होने के, ये भी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गया और अब थोड़ा सा टाइम और डिले हो गया है। तो जिन लोगों ने अभी हालिया गेस्ट पेपर वगैरह लिया है या जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। आप लोगों के एग्जाम्स में थोड़ा सा टाइम आपको अब और मिल जाएगा। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई इसको लेकर। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। इस सेशन पे हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है और अगर आपकी क्लासेस मिस हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप यूट्यूब पर जाएं, चैनल पे जाएं जो कि आपको मेरे नाम से मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में चले जाएं। जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहां पे ट्रिपल सी के सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी प्लेलिस्ट में। ये रहा ट्रिपल सी का ऑनलाइन बैच जिसमें हम लोग 15 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे की क्लासेस लगातार कंटिन्यू है शाम को 7:30 बजे। तो ये क्लासेस आपको यहाँ सिस्टमैटिक मिल जाएंगी। जिन लोगों ने क्लासेस मिस की है वो सभी इन क्लासेस को ऊपर से नीचे तक जरूर देखें। इन क्लासेस में हम लेटेस्ट सिलेबस जो है वो सब कवर कर रहे हैं, प्लस आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है जो आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हम जल्दी पूरा करने वाले हैं, यानी कि उनको भी मैं ऑनलाइन टेस्ट में शुरू करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का यूपीपीसीएल को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो जो बच्चे यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं TR2 की, उनके लिए भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं आज के टॉपिक में आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक हमने कैल्क शुरू किया था उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं इस टॉपिक के लिए ये लास्ट फाइल ओपन करा लेता हूं और आपको ध्यान हो उसके पहले हम लोगों ने राइटर फिनिश किया था। कैल्क में हम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे जो कि आप लोगों ने यूज भी किए थे, और उसके साथ साथ आपको ध्यान हो मैंने डेटा के अंदर काफी सारे
कमांड्स भी पूरे किए थे, जैसे डेटा सॉर्ट, फिल्टर, पाइवट टेबल, ये सारी चीजें। आज के टॉपिक में जो हम सबसे ज्यादा पहली चीज जिस पर ध्यान देने वाले हैं वो है वी लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है? जब मैं आप यहाँ फंक्शन पे क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखता हूं तो देखिए वी लुकअप के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ वी का मतलब बच्चों वर्टिकल है। आप लोगों को अगर डेटा इस तरीके से ढूंढना है तो इस दिशा को कहेंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल ढूंढने का काम करता है। और कहां पे ढूंढता है? जो आप लोग रेंज बता देंगे। इसी तरह वी की जगह एक जगह और आपको आगे मिलेगा एच लुकअप, जहां एच का मतलब हॉरिजेंटल है, जो कि इस दिशा में ढूंढने के लिए काम करता है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप, आपके ओ लेवल में भी, ट्रिपल सी में भी और आरओ में भी। लुकअप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा की लिस्ट है। मैं एक डेटा कहीं से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि डेटा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इस डेटा की बहुत बड़ी जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हम लोगों को कुछ पार्ट सर्च करना है। जैसे ये रहा हमारा काफी सारा डेटा जिसमें हम लोगों ने सिम नंबर लिख रखे हैं, कस्टमर्स के नाम है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ इशू है, किस इशू हुआ है, और उसका एड्रेस है। मान लीजिए बहुत सारा डेटा है। इस बहुत सारे डेटा में हम लोगों ने इधर पर सिम नंबर लिख रखा है और ये रैंडम है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन कभी भी सिम नंबर दो एक जैसे नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकते। अब मुझे आप लोग बताइए इनमें से वो कौन सा मेथड है जिससे कि आप लोगों का लिखा गया नंबर जो है वो सिम नंबर छोटे से बड़े क्रम में लग जाए। अभी आप देखेंगे क्रम नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो आप लोगों में से कोई बताए स्टूडेंट्स कि अगर इसको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएंगे? सर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर सेट कर लें, छोटे से बड़े के लिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग कैसे ऑर्डर। करते हैं? पहला सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद कहां बताया था? डेटा। डेटा में। डेटा के अंदर आप यहां से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको और फील्ड वाइज चूज करना है तो सॉर्ट पे जाएं। यहां आपसे पूछेगा शॉर्टिंग किस आधार पे करनी है, हमने सिम नंबर चूज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर पे ओके कर दिया। आपने देखा सारे जो सिम नंबर हैं वो छोटे से बड़े क्रम में लग गए। क्लियर? तो पहला काम तो ये करना है आपको। उसके बाद छोटे से बड़े क्रम में लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर किसी का भी सिम नंबर लिखिए और उस कस्टमर का नाम अपने आप खोज ले, वो नेम ऑफ कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिम नंबर लिखा 144, तो कस्टमर का नाम अपने आप आ जाए। तो बेसिकली हम सिम नंबर किस दिशा में ढूंढ रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजेंटल? वर्टिकल ढूंढ रहे हैं। तो इस केस में हम लोग वी लुकअप की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला वी लुकअप लिखिए, देखिए फॉर्मूला क्या है। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। जिस चीज को ढूंढना है, ढूंढना किस चीज को है? 1444 ये लिखा है। ये सेल नंबर कौन सा है? A12। ठीक। कॉमा किस रेंज में ढूंढना है? पूरी रेंज बताएंगे उसको हम लोग, कहां से कहां तक के बीच में ढूंढना है। तो हम लोगों को इधर से माउस ऐसे ड्रैग कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। A1 से लेके E9 तक ढूंढना है। उसके बाद कॉमा करके आपसे पूछेगा क्या चीज आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाए। क्या चीज का मतलब है कौन सा कॉलम दिखाया जाए। तो बच्चों आपको बता दें कॉलम नंबर ये है 1 2 3 4 5। तो आप गौर करिए, तो मैंने यहां पर लिख रखा है कॉलम नंबर 2। और कॉलम नंबर 2 मतलब क्या ढूंढने वाला है? वो नाम ढूंढने वाला है। अब पूरा फॉर्मूला एक बार फिर से समझिए। यहां लिखा गया है कि हम लोगों को बेसिकली लुकअप का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला फिर से देखिए, ये रहा। इसमें लिखा है ये वाली चीज सर्च करिए, A12 वो सर्च करेगा। उसके बाद रेंज है, कहां से कहां तक के बीच में सर्च करें, A1 से लेकर E9 तक के बीच में सर्च करें। उसके बाद फिर मैंने लिख दिया है नंबर 2। नंबर 2 का मतलब है आउटपुट में क्या दिखाई दे, ये है नंबर 2 की सेकंड नंबर का कॉलम दिखाई दे। तो 1444 जिसके भी आगे लिखा है वो अपने आप लुकअप की लिस्ट में आ जाएगा। और देखिए जैसे मैंने एंटर करता हूं मुन्ना आ गया, और मैंने यहां लिखा 1873, तो आप देखेंगे रवि आ गया। समझ में? लेकिन आप बोलेंगे कि ये लुकअप तो हम ऐसे ही ढूंढ लेंगे,
ये लुकअप की दिक्कत तब ज्यादा होती है जब डेटा बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा का मतलब मान लीजिए यहाँ पे 10,000 कस्टमर है और हमें इस सेल पे ना या इस शीट पे ना ढूंढकर नई शीट में इसको लगाना हो। जैसे अभी अगर आप लोग गौर करें तो ये मैंने इसी शीट पे लगा रखा है, तो इसकी जगह हम लोगों को शीट नंबर नेक्स्ट शीट पर हम लोग यहाँ पे कहीं लगा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसका फायदा क्या हो जाएगा, इसका फायदा ये होगा कि जब कभी हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस शीट नंबर 2 से डेटा उठा लेगा, ये शीट नंबर 2 से डेटा यहाँ पे ले लेगा। तो आप लोगों के लिए बढ़िया हो गया, आप सिम नंबर लिखते चले जाइए, उनके अकॉर्डिंगली कस्टमर्स के नाम आते रहेंगे। तो लुकअप का ये एक बेनिफिट होता है, वी लुकअप वर्टिकल। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसको हम लोग कहते हैं एच लुकअप, हॉरिजेंटल। एच लुकअप भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है। लाइए आपको दिखा दें एच लुकअप। देखिए ये है एच लुकअप। एच लुकअप की डेफिनेशन पहले देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये एक ऐसा फंक्शन है जो लुक फॉर ए वैल्यू। लुक फॉर ए वैल्यू का मतलब खोजता है किसी वैल्यू को जो कि रो के फॉर्मेट में हो, जो टॉप रो हो टेबल की, और रिटर्न करता है उसी कॉलम को जो आप लोग स्पेसिफाई करें। फिर से समझिए कैसे, ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा आप लोगों का एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट के नाम सारे इस तरह लिखे हुए हैं। अब अगर मैंने आपसे कहा कपिल को सर्च करिए, तो पिछली बार में आप देख रहे थे सिम नंबर हमने ऐसे सर्च किए थे, लेकिन अब जो हम लोग सर्च करेंगे वो ऐसे सर्च करेंगे। तो ये दिशा कौन सी हो गई, एच लुकअप। यहां लिखा है मैंने एच लुकअप। कौन सा सेल सर्च करना है, ये वाला सर्च करना है B14। वही रेंज A5 से लेकर G8 तक सर्च करना है। और साथ ही साथ आपको कौन सी नंबर ऑफ रो दिखाना है। जैसे उसमें कॉलम हम लोगों ने स्पेसिफाइड किए थे 1 2 3, इसमें ये रो है 1 2 3 4। तो अगर कंप्यूटर वाले नंबर पता करने हैं तो चौथी रो हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लिख रखा है, और जैसे ही लिखकर एंटर मारूंगा तो ये अपने आप बता देगा श्याम ये है और उसके कंप्यूटर के नंबर 65 ये है। तो ये एच लुकअप का एक सिंपल सा लॉजिक है। चलिए थोड़ा सा आप भी हेल्प करिए। अगर मैं यहां श्याम की जगह लिख देता हूं मान लीजिए कालू, तो बताइए आंसर क्या आना चाहिए। सोचिए। अब वो सबसे पहले कौन सी वर्ड को ढूंढेगा, यहाँ कालू। कालू इसमें कहाँ है, ये रहा डी वाले में। और उसकी चौथी रो कौन सी है, 1 2 3 4। यानी जैसे ही मैंने कालू लिखकर एंटर किया, देखिए कालू के कंप्यूटर के नंबर आ गए। फिर से समझिए क्या है, B14 को ढूंढिए, तो B14 यहां से यहां तक ढूंढने में उसे क्या मिल गया, यहां मिल गया, रेंज भी पता है। 4 का मतलब क्या होता है, चौथे नंबर की रो, 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो, कंप्यूटर चौथे नंबर की है। और अब आप लोग जैसे यहां लिखकर एंटर मारेंगे, देखिए चौथे नंबर की आ गई। अगर मैं यहाँ चौथे की जगह तीसरी कर देता, तो कोई बता सकता है तीसरी लिखने का मतलब अब कौन से सब्जेक्ट के नंबर आएंगे, कंप्यूटर के या हिंदी के, हिंदी हिंदी के। क्योंकि अगर गिना जाए तो पहली रो दूसरी रो तीसरी, तीसरी रो हिंदी हो गई ना। तो हमें क्या दिखाने वाला है, कालू के हिंदी के नंबर। तो देखिए कालू के हिंदी के नंबर यही तो है। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसमें बच्चों एक जगह लिखा रहता है फॉल्स, और एक जगह और भी लिखा रख सकते हैं ट्रू। ट्रू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू वो पकड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए फॉल्स लिखा है, तो अगर आपका ये फॉल्स लिखा हुआ है तो वो दिखाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल वही होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी का नाम कालू राम है तो वो उसे नहीं ढूंढेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कालू होना जरूरी है। अगर मैं ट्रू कर देता तो उससे मिलता जुलता भी जो पहला सर्च में आ जाता वो उसको ढूंढ लेता। तो ये दो बहुत यूजफुल हैं। यूजफुल इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जगह इंटरव्यू में आपसे एक्सेल आपने बोला, तो एक्सेल में आपको बता दें एक टॉपिक पहले तो वो आपसे पूछेगा पाइवॉट टेबल आता है कि नहीं आता, जो आपको लास्ट डे बताया था। उसके साथ साथ वो आपसे जरूर पूछेगा लुकअप लगाना आता है कि नहीं आता, और कुछ एंड और इफ, ये सारे फॉर्मूलाज। तो बच्चों ये बहुत यूजफुल है। अब चलिए हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया लुकअप कैसे यूज किया जाता है,
वी लुकअप एंड एच लुकअप। इसको एक बार करके देखिएगा घर में, अलग अलग वैल्यूज एंटर करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ बचे हुए और फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिपल सी में तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपके आरओ में बहुत काम आते हैं, और वो हैं डेट एंड टाइम बेस्ड फॉर्मूलाज। तो चलिए कुछ और भी अच्छे फॉर्मूलाज हम लोग कवर करें, और वो फॉर्मूलाज हैं हमारी स्क्रीन पर, ये रहे। ये फॉर्मूलाज जो आप देख रहे हैं ये डेट एंड टाइम से कंसंट्रेटेड है। जैसे अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज देखे थे वो मैथमेटिक्स के भी थे, स्टैटिकल भी थे, और आप लोगों के लॉजिकल भी थे जिसमें एंड और इफ था, ये सब। ये जो है ये डेट और टाइम से संबंधित है। डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं, जिसमें पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। इसमें से मैंने एक दो आपको बताए भी हैं, जैसे टुडे याद हो आप लोगों को, उसी तरीके से नाउ, नाउ में आपको बताया था डेट एंड टाइम दोनों बताता है, और टुडे में आज की डेट दिखाता है। तो एक एक करके देखते हैं फॉर्मूलाज कैसे काम करता है। ये सारे फॉर्मूलाज सिंपल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। अब देखिए ध्यान से, ये आप लोगों के लिए एक शीट बनी हुई है जिसमें इन फॉर्मूलाज का यूज करके दिखाया गया है। जैसे यहां पर मैंने एक समय लिख रखा है 15 12 10, यानी कि 3:12 10 अब अगर आप लोग यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं आर A3, ये सेल कौन सा है हमारा A3, तो A3 में जो समय लिखा है उसमें से वो आर यानी कि घंटे अलग कर देगा। मिनट A3 में जो लिखा है उसमें से मिनट्स अलग कर देगा, और इससे सेकंड्स अलग कर देगा। तो अगर आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं इक्वल टू आर A3, तो देखिए उस समय जो लिखा हुआ है उसमें 15 है घंटे। मिनट्स कैसे अलग करेगा, मिनट्स कितने हैं 12, और सेकंड कितने हैं, सेकंड है 10। अब अगर मैं यहां समय चेंज कर दूं, जैसे मैंने कर दिया 4:15 तो आप देखेंगे यहां पर भी सब चेंज हो गया। क्लियर? तो समझ आ गया सबको ये फॉर्मूलाज कैसे घंटे वाला यूज करना है, कैसे आप लोगों को मिनट्स और कैसे सेकंड्स। उसके बाद एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोगों का समय के लिए वैसे डेट्स के लिए भी है। यहां लिखा हुआ है डे, मंथ और ईयर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। डे A6 लिखा गया है 9 नवंबर 2016। बता सकते हैं इसमें डे A6 आंसर क्या आना चाहिए। सर 9 आएगा। होगा। ठीक है, अगला वाले में क्या आएगा, नवंबर नवंबर की जगह क्या कर नवंबर देगा 11 और ईयर में क्या कर देगा 16 2016। ठीक है। अच्छा किसी को याद है Yes. मैंने कैसे बताया था कि अगर ये डेट इंडिया के हिसाब से ना लिखी हो, अमेरिकन पैटर्न में लिखी हो, तो ये तो कैसे चेंज करेंगे इसको इंडियन क्राइटेरिया में, किसी को याद है। राइट क्लिक करके, सर 16 नवंबर 9। हाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आपको जाना था, याद है। और फॉर्मेट सेल Yes, पे sir. आप लोगों को यहाँ पे बताया था डेट एंड टाइम पे जाइएगा, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की जगह इंडिया ले लीजिएगा, और फिर इंडिया के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेट करना है तो डेट को ले लीजिए इस तरीके से, तो ये इंडियन के हिसाब से हो गए। मेरे को बताइए टुडे और नाउ में अंतर क्या होता है। नाउ से प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, टुडे आज के दिन के लिए होता है। टाइम और डेट दोनों बताता है। बिल्कुल सही है, ये देखिए डेट एंड टाइम दोनों बता रहा है, और टुडे में सर केवल डेट बताते हैं, आज केवल डेट बताता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वीक डे। वीक डे एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि ये जो डेट लिखी है इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, वो पर्टिकुलर डेट दिखा देता है, मतलब डे दिखा देता है। जैसे मैं आज डाल देता हूं 31 अगस्त 2020, तो देखिए उसने 2 दिखा दिया, यानी कि मंडे है। संडे को ध्यान रखिए 1 दिखाएगा, तो मंडे को उसने दिखा दिया कि ये 2 है। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूं, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं 2 दिन पहले कर देता हूं 28 अगस्त 2020, तो उसने दिखा दिया कि ये सप्ताह का 6वां दिन था, अगर संडे को 1 माना जाए तो।
क्लियर हो गया? वीकडे, ये बहुत यूजफुल है। डेट, डेट फॉर्मूला क्या करता है, आप लोगों के पास साल, महीने और दिन अलग अलग लिखे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि ये पूरा एक डेट जैसा दिखे, तो अलग अलग सेलों को हम जोड़ेंगे तो डेट तो बनेगी नहीं, उनको डेट का रूप बदलने के लिए आपको डेट फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आपको बस सिंपल लिखना पड़ता है डेट, और डेट लिखने के बाद कॉमा, सबसे पहले आपको ईयर डालना पड़ता है। तो देखिए ईयर में C14 है, तो C14 2017 हो गया। मंथ में कौन सा हो जाएगा, D14 2 हो जाएगा, और डे में कौन सा हो जाएगा, E14। तो पूरी कौन सी डेट बन गई जरा बताइए? 10 फरवरी से 10 फरवरी 2017। 17। क्लियर हो गया? तो ये आपका Yes. चेंज हो गया। आप इसमें डेट चेंज कर लीजिए, 20 कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग 4 कर दीजिए, यहाँ 15 कर दीजिए, ये देखिए चेंज हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डेटेड इफ। आपको बता दें ये फॉर्मूला जो है ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपके ऑफिशियली बुक में अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप अलग से गूगल करिए तो भले ही मिल जाए, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये करता क्या है, आपको 2 डेट्स लिखनी होती हैं। एक डेट आपने यहाँ पे लिख दी, मान लीजिए कि इसमें से कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौशल है, कौशल कुमार। कौशल कुमार ने पैदा हुआ है, कौशल कुमार मान लीजिए 14 जनवरी और 2000 में पैदा हुआ। ठीक, हमने कौशल की डेट ऑफ बर्थ लिख दी, उसके बाद आज की डेट डाल दी यहां पर। अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे डेटेड इफ, पहला सेल, दूसरा सेल, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए y, यानी कि कौशल जब पैदा हुआ था और आज की डेट में वो बता देगा माइनस करके कि आपके इतने साल हो गए कौशल को पैदा हुए। m में मंथ बता देगा और d में डेट बता दे, डेज बता देगा। तो अगर आप गौर करें तो कौशल को पैदा हुए कितने साल हो गए, तुरंत वो दिखा रहा है 20 साल का है कौशल। और इधर कर देते हैं टोटल 247 मंथ का है कौशल, और अगर डे कर देते हैं कौशल को पैदा हुए 7535 डेज हो गए हैं। बताओ इतने साल जी गया हो अब। तो बच्चों ये जो है 2 डेट्स के बीच में माइनस करके मंथ, ईयर और डेट तीनों चीजें डेज अलग कर लेता है। ठीक, सर इसे थोड़ा रिपीट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप 2 डेज लिखिए, कोई भी 2 डेट डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल दी यहाँ पे 15 जनवरी 15 जनवरी 1999, ठीक है, और यहाँ पे कोई डेट डाल दी, मान लीजिए 1 जनवरी 20। तो ये अपने आप बता देगा कि इन दोनों डेटों के बीच में कितने साल हैं। वाई का मतलब क्या बताएगा, साल कितने। एम अगर मैंने लिख दिया तो क्या दिखाएगा, कितने मंथ है, और अगर वाई डी लिखा है तो क्या दिखाएगा, कितने डेज। क्लियर हो गया? तो ये Yes, sir. डेट एंड टाइम से जुड़ा हुआ फंक्शन तैयार है। तो बड़ा बच्चों ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। अब आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं, तो आपको इसका एप्लीकेशन समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल किया। आपको याद हो मैंने थोड़े दिन क्या मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में ही मैंने आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, जिससे कि हम लोग बैंक में का ब्याज निकाल रहे थे। ये उसी का थोड़ा सा अपग्रेड फॉर्म है। कैसा अपग्रेड फॉर्म, इसमें अगर आप गौर करें तो ऊपर यहां पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल वाला कौन सा सेल है, ये B2। B2 ये है किस डेट को आपने बैंक में जाकर एफडी की। एफडी मतलब जानते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए किसी पर्सन ने 5 फरवरी और यहां डाल देते हैं 2019 को एफडी की है। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एफडी जो है वो कितने साल, महीने और दिन के लिए की है उसने। कभी कभार आप बैंक जाते हैं तो वहां पे नहीं होता 2 साल की एफडी करा दी, कहीं कहीं पे होता है कि 15 महीने की करा दी, और कभी कभी ये भी होता है कि 999 दिन की करा दी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि एफडी 2 साल की है। ठीक है, और अगर आप तीनों मिक्स करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साल 3 महीने 10 दिन की है। अलग अलग भी कर पाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है बैंक जो है वो आपको ब्याज देगा, कितने % ब्याज देगा। मान लो इस समय बैंक दे रहा है
6.5%। अच्छा चलिए इसी में से एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं। बैंक का ये जो ब्याज होता है जो एफडी पे लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? साधारण ब्याज देता है कंपाउंड बैंक होता या चक्रवृद्धि देता है? सर चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। बिल्कुल सही है, बैंक जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। आप बता सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितने कितने महीने में कंपाउंड करता है? हर महीने, अर्धवार्षिक या फिर जैसा भी है? तिमाही हर तिमाही, महीने में। यानी कि क्वार्टरली कंपाउंड करता है। कि आपको याद रखना है कि जो ब्याज बनेगा वो क्वार्टरली बनता है। जिनको नहीं समझ आया समझिए, 50,000 रुपए पे आपने बैंक में एफडी कराई, मान लीजिए 3 महीने का ब्याज बनता है 1,000 रुपए, ठीक? तो 3 महीने बाद चौथा महीने आपका 51,000 पर ब्याज मिलेगा, ना कि 50,000 पर। फिर 3 महीने बाद उसका भी ब्याज जुड़ता चला जाएगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड, मतलब ब्याज पर ब्याज। और ये बड़ी अच्छी चीज है। Yes, sir. अच्छी चीज लेकिन तब है जब एफडी हमारी हो, लेकिन खराब चीज तब है जब आपकी ये एफडी की जगह लोन बन जाए। अब आपसे बैंक भी चार्ज करेगा ब्याज और वो भी कंपाउंड चार्ज करेगा। और यहां चालाकी है, कंपाउंड चार्ज नहीं करता है और वो कंपाउंड होता है मंथली। आया समझ में? तो आपको जब देने की बारी आती है कस्टमर्स को तो वो 3-3 महीने में कंपाउंड करता है, और जब लेने की बारी आती है तो हर महीना कंपाउंड करता है वो। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आपके क्वेश्चन है ट्रिपल सी में कि बैंक जो ब्याज होता है वो 3 महीने, 6 महीने, साल भर या कैसा देता है। पोस्ट ऑफिस जो ब्याज देता है वो आपका हाफ ईयरली होता है। पोस्ट ऑफिस में जो MIS स्कीम चलती है और ये सब, उनमें साल के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं और उस पर ब्याज कंपाउंड होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए इसका आउटपुट कितना निकलेगा? ईयर B3, B3 कौन सा सेल है? यही तो है। तो इसका ईयर कौन सा है? 2019 है, ठीक? यही तो है B3। इसमें बोल रहा है B4 जोड़ दो। B4 में क्या लिखा हुआ है? 2 अब बताइए B3 में मंथ कौन सा है? फरवरी। फरवरी, यानी 2 हो गया। उसमें B5 जोड़ दो। B5 कितना है? 3 साल। अब डे बताओ B3 में डे कौन सा है? 10 तारीख। 10 का 5 तारीख। और उसमें B6 जोड़ दो। B6 कितना है? 10। अब पूरा मिला के डेट कौन सी बन गई बताओ? 15 तो हो गई डेट। मंथ कौन सा हो गया? पांचवा यानी क्या हो गया? मई। और साल कौन सा बन गया? 21। और ये देखिए मैंने डेट फंक्शन लगाकर इस पे एंटर मारा, आ गया ना। तो ये डेट कौन सी बन गई? मैच्योरिटी डेट। इस दिन आपकी एफडी मैच्योर होगी और आपने एफडी की एक बार 5 फरवरी को। सर एक बार रिपीट बता देते हैं। उसके बाद इसको करना क्या है, हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए। तो ये मैच्योरिटी डेट है और ये स्टार्टिंग डेट है, दोनों को माइनस कर दीजिए। एक्सेल या फिर कैल्क में डेट को भी माइनस करेंगे तो डेज निकल आएंगे। और देखिए मैंने डेट को माइनस किया, इसने बता दिया 830 दिन की एफडी है आपको। ये तीनों को जोड़िए, आपको 830 दिन निकल आएंगे। 2 साल 3 महीने 10 दिन। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, पी येरा, आर येरा और टी येरा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने यहाँ 365 क्यों लिखा है? साल में 365 दिन होते हैं। 365 एक साल होता है ना। हाँ, तो 830 को अगर साल में बदलना होगा तो 365 से डिवाइड कर देंगे ना। और जैसे ही हमने यहाँ डिवाइड किया, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी एफडी पर ब्याज बना है 7,350। मूलधन कितना था? 50,000। और उस 50,000 के साथ इसको क्या कर दें? जोड़ दें। और ये आ गया आपकी एफडी का मैच्योरिटी। और कब मैच्योर होनी है वो डेट भी आ गए। आया समझ में? इस डेट को अगर आप लोग यहाँ बदलते हैं, कोई कहता है हम साल के नहीं, हम 15 महीने के लिए कराना चाहते, तो यहाँ 15 लिख दे। देखिए अपने आप डेट बदल गई, साल भर गया, सब बदल गया। अगर वो कहता है 100 दिन की एफडी करानी है तो यहाँ मिटा के 100 दिन कर दीजिए। फॉर्मूला फिर से ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में ये वाला सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे साल निकालेगा, ईयर फॉर्मूला जो अभी भी आपसे बताया, उसमें आपका B4 जोड़ देगा, इससे मंथ निकाल देगा, B5 जोड़ देगा,
इससे डे निकाल लेगा और उससे B6 जोड़ देगा और इन सबको डेट में बदल देगा। ये सारे फॉर्मूले अभी भी आपने खत्म किए थे। तो समझ आया कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है और ये काफी बढ़िया भी है। तो आप लोग घर पे कोशिश करिएगा इसको बनाने की। तो आप मेरे से पूछिए कि आपको क्या क्या नहीं समझ आया कैल्क में। तो मैं आपको आज की क्लास में कोई इश्यूज हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी कैल्क की, उसमें हम लोग बात करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट मेनूज के बारे में, जो ऑलरेडी काफी कुछ आपको पहले से आते हैं। याद है आप लोगों ने वर्ड वगैरह में या राइटर में स्पेलिंग करना, लैंग्वेज, ऑटो करेक्ट, ये सब सीखा था। इसी के साथ डेटा के तो कई सारे मैंने बता दिए, और इंसर्ट में भी आपको पहले से आता है। मेरे को बताइए इनमें से वो कौन सा कमांड है जिसे मैं क्लिक करूं तो दूसरा पेज या दूसरी फाइल या दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। किसी को आइडिया? हाइपरलिंक। उस कमांड का नाम बताइए जिससे कि हर पन्ने के टॉप और बॉटम में लिखा जा सकता है। ठीक, उस फॉर्मूले का नाम या उस कमांड का नाम बताइए कि अगर मेरे को कोई ऐसा चिन्ह बनाना है जो कीबोर्ड में नहीं है तो उसे डाला जा सकता है। स्पेशल करेक्टर। ठीक है, स्पेशल करेक्टर। हाँ ये सब रिपीटेड ही है। चार्ट्स भी आपने पढ़ा था, मैं आपको फिर से बता दूंगा थोड़ा। किसी को याद है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने पढ़ाई थी, जिससे कि रंग चेंज हो जाता है कंडीशन के अनुरूप। टेबल वगैरह। ये बड़ा इजी है, हाँ, लेकिन फिर भी जरूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनको फिनिश करेंगे। ये जो छोटे छोटे कमांड्स हैं एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। ये जरूर याद रख लेना, लिब्रा ऑफिस की हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है, ये कई बार पूछा गया। इसको आप जैसे ही दबाएंगे आपके सामने F1 के लिए खुल जाएगा, और अब आप लोग यहाँ से लिब्रा ऑफिस पढ़ सकते हैं पूरा लिब्रा की ऑफिशियल साइट पे। तो F1 से आप लोग किसी भी टॉपिक से हेल्प ले सकते हैं। ये लेकिन ऑनलाइन हेल्प है, नेट लगा के ही चलेगी आपको। क्लियर? और किसी को कोई डाउट? अंकित के कुछ सवाल हैं, अंकित बताइए क्या सवाल है। सर डिवीजन सर कैसे निकाला जाएगा सर इसमें? अरे यार डिवीजन का तो बहुत ही आसान है, 10/4 हो गया डिवीजन। लो नहीं सर, वो सर रैंक वगैरह जो आते हैं फर्स्ट डिवीजन या सेकंड, इफ लगाकर सर तो करेंगे तो फर्स्ट या सेकंड डिवीजन बताएगा। थर्ड की सर क्या वैल्यू? उसके लिए आपको नेस्टेड इफ करना है। ध्यान से देखना, क्लास खत्म होने वाली है। चलिए लौट के आइए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ।